चौधरी नफे सिंह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंचायत ओम प्रकाश जी कंडेला प्रधान कंडेला था, श्री महेंद्र विधान जी प्रधान माजरा था, संरक्षक ईश्वर रेणु गोचर, प्रेस प्रवक्ता, बहुत सारे नाम हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सबको प्रणाम करके श्रुति पाऊँ। भाइयों, ये मैं अपना सम्मान नहीं मानता। जो भी सम्मान या उपाधि आपने मुझे दी है, मैं इसको वापस करता हूँ उन किसानों के लिए जो पूरा 1 साल दिल्ली की सड़कों पर पड़े रहे। और दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि जिसमें चिड़िया ना मारी गई हो और जिसने अपना उद्देश्य हासिल कर दिया। मैं जब देखता था अपने लोगों की दुर्गति, उनकी परेशानी तीनों मौसमों में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, किस तरह सड़क पे पड़े हुए थे बड़े बड़े चौधरी जिनकी 40-40 गांव में बात चलती है, वो दिल्ली की सड़कों पे पड़े थे। और वहां से 10 किलोमीटर पे प्रधानमंत्री रहता है, उसने जाके उनकी कोई बात नहीं पूछी, जानकारी नहीं करी। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से चिट्ठी जाती है उसके लिए। हमारे 700 लोग मर गए, कोई किसी तरह का संवेदना का खत नहीं गया। जब मैं इस बात से बहुत दुखी हुआ तो मैंने तय कर लिया कि मैं गवर्नरशिप छोड़ दूंगा और मैं इनके साथ लड़ाई में शरीक होऊंगा। मैं ये बात बताने के लिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे दोस्त हैं जो मिनिस्टर हैं इसी सरकार में, उनके पास गया कि साहब मैं तो छोड़ रहा हूँ। उसने कहा बेवकूफी मत करना, इनके लिए बोल, इनके लिए लड़, इनके धरने पे बैठ, लेकिन छोड़ना तब जब तुम्हें ये कहे दिल्ली वाले कि छोड़ दो, उससे पहले मत छोड़ना। ठीक है। तो मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि साहब पता नहीं आपको शर्म आती है कि नहीं, मुझे तो बहुत शर्म आती है कि हम पदों पे बैठे हैं और हमारे पुरखे वहां बैठे हैं और उनके साथ क्या क्या हो रहा है। और मैं कहूं उन्हें तुम किसान मत समझो, वो अपनी अपनी जगह के चौधरी हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग 10-10, 20-20 गांव में उनकी पहचान है। तो आप उनसे बात करके इस मामले को निपटाएं, चूंकि वो न्याय की तरफ हैं, हम लोग न्याय की तरफ नहीं हैं। तो खैर मैं नहीं बताऊंगा प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने तय किया कि इस लड़ाई में अब मैं आखिर तक बोलूंगा। मुझे कई दोस्तों ने सलाह दी कि अगर तुम चुप रहोगे तो राष्ट्रपति बन जाओगे, चुप रहोगे तो उपराष्ट्रपति बन जाओगे। मैंने कहा मैं इन पदों पे लात मारता हूं। राष्ट्रपति मेरे बड़े सम्मानित हैं, अभी रिटायर होंगे 4 महीने बाद, कुतिया भी रास्ता नहीं छोड़ेगी, कुछ नहीं होते ये पद। इन पदों का कोई मतलब नहीं है अगर आप अपने सवालों के लिए लड़ते नहीं हो। चौधरी चरण सिंह जी के साथ मैंने काम किया, वो ये कहते थे कि बेटा तुम्हारे वर्गों के सवाल पे जब कोई बात आए तो कुछ भी छोड़ देना, लेकिन समझौता मत करना। तो मैंने भी तय किया कि नहीं, इस पे मुझे बोलना है और मैं बराबर बोला। और जिस दिन ये कानून वापस हुए उसके तो 1 दिन पहले मैंने कहा कि अगले चुनाव में प्रधानमंत्री ढूंढा नहीं मिलेगा, ये सब गायब हो जाएंगे, किसान इनको भगा देंगे। खैर वो अगले दिन ही उन्होंने उनकी अकल में आई या किसी ने सलाह दी, उन्होंने एक आधा अधूरा सा समझौता कि मैं इनको वापस लेता हूं, हालांकि हमारे अभी भी सवाल वहीं के वहीं हैं और ये आज के सवाल नहीं हैं। चौधरी छोटू राम जी के जमाने से किसान की फसल के दाम का सवाल ऐसा ही खड़ा है। चौधरी साहब मिलने आए थे गवर्नर से, गवर्नर ने कहा कि चौधरी साहब दूसरी बड़ी लड़ाई चल रही है, मुझे गेहूं की जरूरत पड़ेगी। छोटू राम जी ने कहा बहुत अच्छी फसल है, मैं कार से आया हूं लाहौर से, जितना चाहिएगा गेहूं दे देंगे।
तो गवर्नर ने कहा मैं 3 रुपए मन पे लूंगा। चौधरी साहब ने कहा कि गेहूं तो ले ले, लेकिन दाम तू नहीं तय करेगा, दाम मैं तय करूंगा और गेहूं में 7 रुपए मन पे दूंगा। तो गवर्नर चुप हो गया। चौधरी साहब ने कहा कि गवर्नर ने उनसे कहा कि मैं फौज भेज के मंगवा लूंगा। चौधरी साहब ने कहा कि गलतफहमी में मत रहना, मैं अभी जा रहा हूं लाहौर, कहता हुआ चला जाऊंगा पंजाब और हरियाणा के किसानों को खड़ा खेत फूंक देंगे, एक दाना तुम्हें नहीं देंगे। खैर गवर्नर डरे और उन्होंने उनके जो चीफ मिनिस्टर थे सर सिकंदर हयात खान, उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई तुम्हारा तो मिनिस्टर बड़ा अनाड़ी है, वो तो ऐसे ऐसे कह गया। तो सिकंदर हयात खान ने कहा कह नहीं गया, वो कह देगा तो जल ही जाएगा, अगर उसने कह दिया तो किसान खड़ी फसल फूंक देंगे, आपको नहीं देंगे। लेकिन मैं ये बात इसलिए उठाई, एक तो आप भूल रहे हो अपने पुरखों को, चौधरी छोटू राम को, चरण सिंह को और उनसे पहले के भी जो लोग हैं उनको। ये सवाल ऐसा का ऐसा ही है, आज भी हमारी फसल का दाम वो तय करते हैं, हम तय नहीं करते हैं। अब के ये निर्णायक लड़ाई थी कि इसमें एमएसपी लागू हो जाए तो फसल का सही दाम मिलेगा, लेकिन एमएसपी क्यों नहीं लागू हो रही? प्रधानमंत्री का दोस्त है जिसने 50 एकड़ में गोदाम बना दिया है पानीपत में, ये कानून पास होने से पहले। उसको सस्ता गेहूं चाहिए, वो आपका सस्ता गेहूं लेगा और महंगे में बेचेगा। तो ये है लड़ाई बुनियादी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब ये धरने देना छोड़ दो, अब सड़कों पे बैठना भी छोड़ दो, इकट्ठा होके अपना राज बना लो, राज बदल दो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। मैं तो ये गवर्नरशिप का मेरा 6 महीने 7 महीने बचा है, इसके खत्म होते ही पूरे उत्तर भारत में घूम के किसानों को कहूंगा कि एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और दिल्ली पे अपना राज बनाओ, ताकि तुमसे लोग मांगे, तुम्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। हम मांगते हैं, ये समझते हैं हम भिख मांगे हैं, ये हमें कभी दाम नहीं देते। तो खैर ये बात मैं यहाँ छोड़ते हुए आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहता हूं। एक हीर रांझा किसी ने लिखी थी कभी, उसका नाम भूल जाता हूं, किसी बुजुर्ग को याद होगा। तो उसने हमारी बिरादरी के 17 अवगुण गिनाए थे, नाराज मत होना आप। उसमें एक ये भी था कि ये अपने भाई के साथ न्याय नहीं करेगा, उसमें ये भी था कि दूसरे की जूतियों में बैठेगा, अपने के सिंहासन पे भी नहीं बैठेगा, ये भी था कि ये एकता करके नहीं चलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एकता के साथ रहने की कोशिश करो, रहो, इकट्ठे रहो, अपने सवालों पे लड़ो, लेकिन आपस में मत लड़ो। अगर इकट्ठा होकर रहोगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी बात इस देश में ना चले। मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन के दौरान जिस दिन टिकैत का लड़का रोया, मैंने भी देखा उसे, मेरा उस परिवार से बहुत पुराना परिचय भी है और उसके बड़े भाई के हमारे मलिकों की लड़की ब्याही है, मैं तो उसे पैसे दे के आता हूं। तो मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने 11 बजे होम मिनिस्टर को फोन किया और कहा कि ये गलत काम हो गया है, ये रोया है और इसका रोना सारे देश में दिखा दिया मीडिया ने। जींद का तो मैंने ये भी बताया कि लोग सड़क पे आ गए हैं और इसके घर में, इसके घेर में 1000 आदमी पहुंच गया है। अगले दिन वहां पंचायत थी मुजफ्फरनगर में। मैं कहा अगर मुजफ्फरनगर की पंचायत में इसके भाई ने कोई हिंसा की बात कह दी तो देश में हिंसा रुकेगी नहीं आपसे। खैर मैं उनकी तारीफ करूंगा इस बात के लिए। उन्होंने मेरे से कहा कि तुम उसको
समझा दो। मैं नहीं समझाऊंगा, एक शर्त पे समझाऊंगा, आप अगर ये आश्वासन दे कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उसे कह दो उसकी कोई गिरफ्तारी आज नहीं होगी और वो मेरे से बात कर ले। मैंने उसे कहा, उसने इनको फोन किया, ये लाइन पे थे और इन्होंने कहा कि ठीक है कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, तुम अपने भाई को कह देना कि हिंसा की कोई कॉल कल की पंचायत में ना दे। उसने कहा ठीक है जी मैं कह दूंगा। तो इस तरह टिकैत की गिरफ्तारी रुक गई और आज तक बाहर घूम रहा, तो बड़ा नेता हो गया। खैर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमें ऐसा मत बनाओ और ऐसे मत बनो कि हमें दूसरों से मांगना पड़े। ऐसे बनो कि आपसे लोग मांगे, आपसे कहें कि ऐसा कर लो। एक जब मैं गया प्रधानमंत्री जी से मिलने तो बहुत नक्शेबाजी में थे। मैं उनका सम्मान करता हूं, कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा कि जिससे ये अखबार वाले ले उड़े। तो मैंने उन्हें कहा कि आप गलतफहमी में मत रहना, ये जो सिख हैं ये उठने वाले नहीं है, पहले आप जाओगे बाद में जाएंगे। ये वो हैं जिनके गुरु ने अपने लड़कों के सर कटवा दिए थे 4-4 के और समझौता नहीं किया था। और ये हमारे वाले हैं, ये तो हारते ही नहीं है किसी से और ये दोनों भी एक हो गए। तो मैं कहा आप इनसे पंगा मत लो। और सिखों के बारे में मैंने उन्हें ये भी बताया कि जब मिसेस गांधी ने अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीने तक महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू उनके भतीजे थे, मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा कि फूफी आप तो इन चीजों पे यकीन नहीं करती थी। तो उसने कहा भैया तू जानता नहीं है इनको, ये मुझे मारेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कोई नहीं छोड़ा आज तक जिसने अकाल तख्त पे हाथ उठाया। और वही हुआ, मिसेस गांधी जी गई, जनरल वैद्य पूना में गया, डायर दिल्ली में गया। तो मैंने कहा साहब किसी से पंगा लेने से पहले उस बिरादरी का मिजाज समझ लेना चाहिए। ये सिखों का और जाटों का मिजाज समझ के तब इनसे आप पंगा लें, वरना मेरी राय ये है कि कुछ ले दे के इनको निपटा दो। बोले क्या हो? मैं कहा 2 काम मत करना, एक तो इन पे लाठीचार्ज मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना। फिर जब वो लाल किला हुआ तो एक किसान यूनियन के नेता भी डर गए कि पता नहीं क्या बड़ा अपराध हो गया। और ऐसा पूरे देश के अखबार और मीडिया में आया कि जैसे देशद्रोह का काम हो गया हो। कहाँ झंडा फहरा दिया था भाई? वहां तो नहीं फहराया था जहां प्रधानमंत्री फहराता है। एक खंबा खड़ा था, उस पे एक लड़के ने झंडा चढ़ा दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं अगर किसान आंदोलन का नेता होता तो मैं यही बात कहता कि ये बताओ इस लाल किले पे किसका हक सबसे ज्यादा है? जिन सिखों के गुरु की तेग बहादुर की गर्दन काटी गई हो लाल किले के बाहर, उसके बच्चों का ज्यादा है या और लोगों का ज्यादा है? ठीक है। और इस लाल किले पे उनका, हमारे तो गीत नहीं गाए जाते लाल किले के बिना। भरतपुर माने लाल किला, भरतपुर 3-3 बार लाल किले पे चढ़ के आया, तो हमारा अधिकार है झंडा फहराने का, किसी दूसरे का है। और एक जानकारी आपको और दे देता हूं, और वो ये है कि हमारे गीतों में, हमारी कहानियों में, हमारे किस्सों में लाल किला ही लाल किला रहता है जब से हमने होश संभाला है। मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ था, मैं और बागड़ी जी देवीलाल जी के पास गए और हमने कहा चौधरी साहब किसमें आ जाओ, चरण सिंह जी की पार्टी में। देवीलाल जी बोले छोड़ो यार क्या पार्टी है तुम्हारी। तो मैंने खैर बागड़ी जी को कहा कि वो एक
रिवासा कांड हो गया था, आपने सुना नहीं होगा ज्यादातर लोगों ने, जिसमें एक माँ और बेटे को पुलिस ने नंगा करके कोठरी में बंद कर दिया था। तो मैं कहा साहब ऐसे ऐसे कांड हो गया है, हम वहां पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, आप चलना। चरण सिंह जी ने कहा मैं चलूंगा। तो हमने पब्लिक मीटिंग करी, आप मेरा यकीन करो 1 लाख आदमी आया उसमें। लेकिन जब हम गए तो वो सब छितरे खड़े थे। मैंने बागड़ी जी को कहा कि सीधे स्टेज पे चलो। मैं तभी एमएलए चुना गया था 2 महीने पहले ही। तो खैर स्टेज पे चले गए। मैंने कहा मुझे माइक दे दो आप। मैंने कहा देखो जिस आदमी को हम लेके आए हैं इसका नाम चरण सिंह। इसने नागपुर के सम्मेलन में जवाहरलाल का हाथ पकड़ लिया था कि मेरे रहते किसानों की जमीन नहीं जाएगी और कोऑपरेटिव की खेती नहीं होगी। और ये जो जिससे तुम डरे हुए हो बंसीलाल से, ये तो बिना मिसेस गांधी से पूछे पेशाब करने नहीं जाता है। तो इसके साथ रहोगे कि उसके साथ रहोगे? और मैं कहा आप हरियाणा के चौधरी लोगों हमारा साथ दे दो, मैं 6 महीने में चरण सिंह जी को लाल किले पे चढ़ा दूंगा। आप मेरा यकीन करें, ये लाल किले की बात बिजली की तरह गई और सारी भीड़ स्टेज के पास आके चरण सिंह जी का जय जयकार करने लगी। मुझे चरण सिंह जी ने कहा बेटा कुछ मत कर, 5 ऐसे जलसे हरियाणा में कर दे और ये लाल किले का सपना दिखा दे, ये सब खड़े हो जाएंगे। और वही हुआ, पूरे देश की जट्टात खड़ी हो गई और चरण सिंह जी 6 महीने तो नहीं पर 10 महीने में लाल किले पे चढ़ गए। तो मैंने कहा कि भाई लाल किले पे हमारा हक है, हमको दोषी मत बनाओ, हमारे लड़कों को देशद्रोही मत कहो, इन पे मुकदमे मत करो। चले गए, चढ़ा दिया। वो भी कोई पार्टी का झंडा नहीं था, निशान साहब था जिसके लिए हजारों सिखों ने कुर्बानी दी हुई थी। खैर इस बात को मैं यही रोकता हूं। अब मैं वापस इस बात पे आना चाहता हूं कि अगर आप इकट्ठा नहीं रहोगे, अपने सवालों को नहीं समझोगे तो यही होगा। इकट्ठा रहो, अपने सवालों को समझो और उन पे लड़ने की आदत डालो। और बड़ी बात तो ये है कि 2 साल बाद चुनाव है, इकट्ठा होकर अगर वोट कर दोगे तो ये सब दिल्ली से भाग जाएंगे, किसानों का राज होगा, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। अभी यूपी में जो इलेक्शन हुआ उसका नतीजा नहीं आया है, पर मैं पश्चिमी यूपी का बता रहा हूं जहां मैं घूमा हूं इस सवाल को लेके। किसी गांव में कोई मिनिस्टर घुस नहीं पाया। लोगों ने कहा कि हमारे यही मताजी, हम जब धरने पे बैठे थे तब कहां थे तुम? स्मृति ईरानी को तो कई किलोमीटर दौड़ाया उसकी गाड़ी। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि राज बदलो, अपना राज बनाओ, इकट्ठा रहो। लोग तुमसे भीख मांगेंगे, तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत लंबा, हालांकि मुझे बहुत लोगों ने बड़े बड़े लालच दिए, बड़ा समझाया कि उपराष्ट्रपति हो जाओगे, राष्ट्रपति हो जाओगे। मैं कहा छोड़ो यार, कुछ नहीं होता उसमें। मैं अपने लोगों के साथ रहूंगा, जिनमें पैदा हुआ हूं उनके साथ रहूंगा, उनको मैं नहीं छोड़ सकता हूं। और मैंने तय कर लिया था पहले दिन से कि अगर कहेंगे तो मैं गवर्नरशिप पे ठोकर मार दूंगा, वो कोई चीज ही नहीं होती है। अब मैं, आप में से शराब तो जरूर पीता होगा कोई ना कोई। उस भाई के संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रात को पीता है तो खुमार अगले दिन 12 बजे तक रहता है। तो इसी तरह मुझको कश्मीर की खुमारी है, इसलिए मैं कश्मीर का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि मैं वहां गवर्नर था और वहां एक धारा थी, धारा 370। महबूबा ये कहती थी कि ये हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला कहता था कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा।
और तरह तरह से डराते थे। और दिल्ली वाले जो हमारे अफसर हैं वो डरे रहते थे इनसे। मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि मैं सिफारिश भेज रहा हूं, मेरी सिफारिश पे होता था वो, आप इसको राज्यसभा में पास कर दो और मेरी जिम्मेवारी है। अगर कुत्ता भी भौंक जाए और आप हैरत करोगे कि वो हटी दफा, सारे नेता गिरफ्तार हुए, चिड़िया नहीं बोली। और मेरे पूरे कार्यकाल में मुझे एक भी कारतूस फायर नहीं करना पड़ा। सब मैंने लोगों को डरा रखा था कश्मीर के कि तुम क्या कर लोगे, तुमके 200 लड़के हैं, ये हमारी फौज का 1 हफ्ते का काम है और हम दुनिया की नंबर 2 नंबर 3 की फौज है, उससे लड़के क्या हासिल करोगे? बातचीत से तुम सब हासिल कर सकते हो। उसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर की जनता ने उस बात को समझा और 370 हटने के बाद भी वहां कुछ नहीं हुआ। किसी को यकीन नहीं था। मैं जिस दिन अगले दिन सुबह मुझे चिट्ठी भेजनी थी अमित शाह जी को, मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि ये चिट्ठी भेजनी है कल। बोला क्यों? मगर 370 हट रही है। तो बोला जी ये तो 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कह ली यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो जब बुरहान वानी मरा था तो 150 आदमी मरा था, तो थानों पे चढ़ जाएंगे, तो हथियार छीन लेंगे और आप भी अपनी सिक्योरिटी में से कश्मीरियों को हटा दो। मगर तुम बेवकूफी की बात मत करो, मेरी सिक्योरिटी में यही रहेंगे और मैं इस 370 को हटा के दिखाऊंगा। कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं हुआ, चिड़िया नहीं मरी, कुत्ता नहीं भौंका और ये नेता शाम को उठवा के मैंने जेल में भेज दिए। लोगों का ये जरूर आया मेरे पास फोन कि साहब अभी इन्हें छोड़ियो मत। समझे आप? तो मैं तो बल्कि इस बात से नाराज था कि प्रधानमंत्री ने उन्हें छोड़ के और बुला के चाय पिला दी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। शेख अब्दुल्ला 10 साल जेल में रहे थे, ये तो साल ही भर हुआ था इन्हें, तो ये बदनाम थे। मैंने लोगों को कहा कि आपके बच्चे मरते हैं, इनका तो कोई मरता नहीं है, अब के इनको देखने दो। तो कह रहे नहीं वे वो दफा 370 भी हट गई, 27 भी हट गई और कुछ नहीं हुआ। वहां अमन चैन है और अमन चैन रहेगा। तो मैं बहुत लंबा भाषण कर दिया। मैं कंडेला और माजरा खाप के जो चौधरी साहिबान हैं उनके सामने सर झुकाते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज तो मैं सम्मान कराने आया हूं, लेकिन कभी आपकी लड़ाई होगी तो सबसे पहले आऊंगा। जब आप कभी भी कोई संकट पड़े तो मुझे याद कर। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं चबूतरे पे नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन फिर किसी वक्त जब वो चबूतरे का काम निबट जाएगा वहां भी जाऊंगा। और ये जो हमारी खापें हैं इनको बड़ा बदनाम करते हैं अखबार के लोग, ये हमारी ताकत है। औरंगजेब से लेके बहादुर शाह जफर तक सबकी चिट्ठियां मौजूद हैं हमारी। दादाजी कौन सी है वो? सोरम खाप। हाँ, सोरम खाप मुजफ्फरनगर में। सबने हमें आजादी दे रखी थी कि अपने फैसले ये खुद करेंगे। और हमारा जो मलिकों वाला टाइटल है ये बादशाह ने दिया था इसलिए कि ये अपना जो फैसले हैं वो अदालत में नहीं खुद करेंगे और वो फैसला माना जाएगा। तो ये खाप हैं, इनकी ताकत बढ़ाओ, इनके चौधरियों का सम्मान करो और आपस में इकट्ठा रहो। ये जो छोटी मोटी चीजों पे अलग अलग हुक्का लेके बैठना ये अच्छा काम नहीं है। कोई भी हो, मैं सबको कह रहा हूं, ना तो हम पे महल हैं, ना हम पे राजस्थान वालों की तरह हवेलियां हैं कि उनकी मरम्मत करके होटल खोल देंगे। हम पे तो कुछ है ही नहीं, छोटी छोटी जमीन है। और इसको भी आप लड़के खोलोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो बच्चियां हैं जिन्हें तुम पैदा भी नहीं होने देना चाहते, इनको पैदा भी होने दो और इनको कॉलेजों में भेजो। मैं गवर्नर था बिहार में,
फिर था उड़ीसा में, फिर था कश्मीर में, सब जगह में कन्वोकेशन पे बुलाया जाता था। और आपको ये जान के हैरत होगी कि अगर 22 गोल्ड मेडल होते थे तो 18 लड़कियों के होते थे, 4 लड़कों के होते थे। ये जहां भी जाती हैं, चाहे वो खेल कूद हो, मैंने तो कहा लड़कों से, मैं कहा संभल जाओ, तुम पे तो रोटी भी पानी नहीं आती, तुम कैसे करोगे? कुश्ती का मेडल ये लेंगी, कबड्डी का ये लेंगी, मुक्केबाजी का ये लेंगी, तुम क्या करोगे? तो ये अगर इनको पढ़ाओगे तो बहुत दूर तक जाएंगे कि ये इनकी शिक्षा करो, अच्छी जगहों पे भेजो, और शादी होती रहेगी, पहले इनकी पढ़ाई पूरी कराओ। ये पढ़ के अफसर बनेंगी, तुम्हारा नाम ऊंचा करेंगे। इसके अलावा जो आपके लड़के हैं, एक तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो वो 40 गांव की चिट्ठी फाड़ देते हैं जब बुढ़ा मरता है। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? ये 40 गांव के लोगों को खाना खिलवा के सूरजमल हो जाएगा क्या? कर्जे में लदे हुए हैं, लेकिन चिट्ठी 40 गांव की फाड़ते हैं। ये रिवाज बंद करो, दहेज बंद करो, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया जगह पे पढ़ाओ, और खास तौर से लड़कियों, ये बहुत दूर तक जाएंगी और आपका नाम ऊंचा करेंगी। अभी तो मैं देखता हूँ खेलों में भी, कल मैं देख रहा था, कल हमारी लड़कियां हॉकी में खेल रही थी स्पेन के मुकाबले, सारी गरीब घरों की बच्चियां थी, सारी ट्राइबल इलाकों की बच्चियां थी, और मेरा सीना गर्व से फूल गया जब वो फटाफट गोल कर रही थी। ये लड़के तो हमारे ऐसे ही हैं, फिसड्डी पर फिर भी मुझे अफसोस होता है कि इन्हें तो ये तो दारू पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चियां दूर तक जाएंगी, इनको आप पढ़ाओ, अच्छी जगहों पे पढ़ाओ। ये 40 गांव की चिट्ठी फाड़ना बंद करो, दहेज बंद करो, आपस में झगड़े बंद करो, आपस का जो किसी भी तरह का विवाद है उसे पंचायतों में खाप में निपटाओ, और इकट्ठा होके रहो, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। आपने देख लिया, इस किसान आंदोलन में देख लिया, सिर्फ एकता की वजह से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। और बड़ी चीज ये हुई कि इससे पहले ना सिखों को ये पता था कि हम उनके हैं, ना हमें ये पता था कि ये हमारे हैं। अब तो हम 1 और 1 11 हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सिर्फ इकट्ठा रहो और अपने बच्चों को तालीम दो, दुर्व्यसन से बचो और आगे बढ़ो। बहुत लंबा भाषण मैंने कर दिया, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बोलना है, क्योंकि पंचायत और खाप के लायक मेरे पास भाषण भी नहीं था। खैर मैंने अपना काम चला लिया है, कोई गलती हुई तो माफ करना। मैं आप लोगों से ये जरूर कहते जा रहा हूँ, ये आश्वस्त करके जाता हूँ कि इन खापों का जो खाप यहाँ आई 100 की 100, कभी इन पे कोई संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।